वेलकम टू अ चैनल टेक मैकेनिकल एंड इलेक्ट्रिकल। आज मैं डिस्कशन करूंगा NFL अटेंडेंट ग्रेड 1 फिटर क्वेश्चन पेपर 2019। ये ऑफिशियल क्वेश्चन पेपर है। इसका 2 पार्ट में ऑलरेडी वीडियो बना के यूट्यूब पर अपलोड कर दिया हूँ। अगर आप लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हैं। पहला वीडियो मैंने अपलोड किया था नॉन टेक्निकल का 50 क्वेश्चन का वीडियो, और टेक्निकल पार्ट का 50 क्वेश्चन का वीडियो मैं अपलोड किया हूँ, और बाकी 50 क्वेश्चन मैं आज डिस्कशन करूँगा इस वीडियो में। तो पूरा वीडियो देखिए, और बाकी 2 वीडियो देखने के लिए और NFL एग्ज़ाम को कैसे क्रैक करना पड़ेगा, इसका सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में, सिलेबस के बारे में, कैसे मैंने क्रैक किया था उसका बारे में अगर डिटेल्स जानना है तो उस वीडियो का लिंक भी आज का वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगा। तो तीनों वीडियो का लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप लोग ज़रूर देख लेना, आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले सभी स्टूडेंट से मेरा रिक्वेस्ट है, जो भी स्टूडेंट अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कमेंट कर दीजिए, क्योंकि इसका बाद भी 2021 में जो क्वेश्चन पेपर आया था फिटर पोस्ट का, उसका भी वीडियो मैं अपलोड करूंगा। तो आप लोग अगर ऐसे सपोर्ट करते रहेंगे तो मैं भी अपना तरफ से जितना हो सके सपोर्ट करूंगा, और बाकी पोस्ट का भी पेपर बहुत जल्द मैं सॉल्व कराने वाला हूं। तो आप लोगों का सपोर्ट के ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। तो पहला क्वेश्चन आप देख सकते हैं, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज एक्सप्रेस्ड इन, विद्युत धारा की तीव्रता डैश में व्यक्त की जाती है। तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एम्पेयर। एक्चुअल आंसर एम्पेयर हो जाएगा, लेकिन जो आप लोगों को आंसर की में दिया है वाट दिया है, तो वाट गलत आंसर होता है। तो मैंने आप देख सकते हैं एम्पेयर किया था, तो एम्पेयर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52 आप देख सकते हैं, which one of the following operation is performed to ensure the correct location of a hole by making it concentric with the axis of rotation। निम्नलिखित में से कौन सा प्रचलन बर्तन की अक्ष के साथ संकेंद्रित करके एक छेदों की सही स्थान को सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। इसका मतलब जब भी वर्कपीस में हम लोग होल बनाते तो एक्सिस ऑफ रोटेशन का साथ होल को कॉन्सेंट्रिक रखता है, और एक करेक्ट लोकेशन भी होल का मिल जाता है। किस ऑपरेशन का मदद से मिलता है? बोरिंग ऑपरेशन का मदद से मिलता है। क्योंकि एक्चुअली आप लोग क्वेश्चन भी देखे होंगे, कोई भी अगर आप लोग वर्कपीस में ड्रिलिंग कर रहे हैं तो एक्चुअली उसको कॉन्सेंट्रिक रखना था, तो वो थोड़ा सा अगर मिसअलाइनमेंट हो जाता ड्रिलिंग करते टाइम। बोरिंग एक्चुअली हम लोग क्या करते हैं, जब कोई भी बड़ा साइज का होल बनाना है तो उतना बड़ा ड्रिल यूज़ करने से अच्छा क्या होता है, छोटा साइज का एक ड्रिल यूज़ कर लो, उसका बाद बोरिंग टूल यूज़ करके होल को बड़ा कर लो। इसीलिए ड्रिलिंग करते टाइम में अगर होल कॉन्सेंट्रिसिटी से हट जाता है या मिसअलाइनमेंट हो जाता है, तब बोरिंग करने का बाद क्या होता है, टोटली कॉन्सेंट्रिक हो जाता है और टोटली अलाइनमेंट हो जाता है। इसीलिए इस क्वेश्चन में यही आप लोग को पूछा है कि कॉन्सेंट्रिक रखता है एक्सिस ऑफ रोटेशन के साथ, ये बोरिंग ऑपरेशन में होता है। ओके, कभी कभी क्वेश्चन आता है बोरिंग टूल किस टाइप का टूल होता है। बोरिंग टूल होता है एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है। और एक्चुअली पहले से ही कोई भी ड्रिल्ड हुआ होल है, मतलब पहले से कोई भी एक होल बना है, उसको बड़ा करने के लिए, उसका साइज को बड़ा करने के लिए हम लोग बोरिंग करते हैं। बोरिंग में फिनिश भी अच्छा हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, एक्चुअल होल को बड़ा करता है और फिनिश द होल। ओके, समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 53 आप देख सकते हैं, द एबिलिटी ऑफ ए मेटेरियल टू बी फॉर्म्ड बाय हैमरिंग एंड रोलिंग इज नोन एज। किसी सामग्री को हथौड़ा से या बेलकर बनाने की क्षमता को डैश रूप में जाना जाता है। तो कोई भी मटेरियल को अगर हम लोग हैमरिंग करके और रोलिंग करके थीन पतला शीट में बना सकते हैं या कोई भी फॉर्म में बना सकते हैं। एक्चुअली इसमें जब भी बात करता है रोलिंग और हैमरिंग करके तो थीन शीट में ही होता है, ठीक है। तो ये बनाने के लिए मटेरियल का जो प्रॉपर्टी होता है, तो कौन सा प्रॉपर्टी होता है, इसका राइट आंसर हो जाएगा मेलेबिलिटी प्रॉपर्टी, ठीक है। कभी कभी ऑप्शन में पूछे जाते कौन सा मेलेबल मटेरियल होता है, तो लीड भी एक मेलेबल मटेरियल होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 54 आप देख सकते हैं। आज का पेपर में बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग को नया नया क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और टैबडिल साइज निकालने का एक नया फॉर्मूला मैं बताऊंगा, और इस टैबडिल साइज निकालने का आज तक आप लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, तो ये भी बताऊंगा। पूरा वीडियो देखिए, वीडियो आप सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग जरूर सपोर्ट करना, क्योंकि जो भी आप लोग डिमांड करते हैं कि इस पेपर चाहिए, इसका PBSA पेपर चाहिए, हम कोशिश करते हैं उसका PBSA पेपर सॉल्व कराने का। तो आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहना। इसमें आपको पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू प्रोड्यूस क्वालिटी स्क्रू थ्रेड। निम्नलिखित में से किसका उपयोग उच्च गुणवत्ता के स्क्रू थ्रेड को उत्पादन करने के लिए किया जाता है।
तो कौन सा प्रोसेस हम लोग फॉलो करके हाई क्वालिटी स्क्रू थ्रेड का उत्पादन कर सकते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा थ्रेड चेजिंग का मदद से। तो एक्चुअली अगर आप लोग बात करते हैं थ्रेड मिलिंग या सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, तो इसमें उतना अच्छा फिनिश नहीं आता, क्योंकि आप लोग जानते हो थ्रेड चेजर का काम क्या होता है। तो आप लोग मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं थ्रेड चेजर क्या होता है, वो एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है, ये आप लोग जानते हैं। ओके, और थ्रेड चेजर टू टाइप का होता है, एक होता है हैंड चेजर और एक होता है मशीन चेजर। मैक्सिमम स्टूडेंट जानते कि हम लोग चेजर का मदद से कोई भी थ्रेड को फिनिशिंग कर सकते हैं और रिकॉन्डिशनिंग कर सकते हैं। ओके, मतलब उसको सुधार सकते हैं और उसका फिनिश भी अच्छा से कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है एक्चुअली हैंड चेजर में। तो हैंड चेजर में हम लोग क्या कर सकते हैं, थ्रेड को फिनिश कर सकते हैं और इसको रिकॉन्डिशनिंग कर सकते हैं। ओके, लेकिन मशीन चेजर का मदद से हम लोग एक्सटर्नल वी थ्रेड को फॉर्म भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैक्सिमम स्टूडेंट को ये नहीं पता था कि चेजर का माध्यम से हम लोग थ्रेड भी कर सकते हैं। हाँ, चेजर का माध्यम से हम लोग थ्रेड फॉर्म कर सकते हैं, एक्सटर्नल वी थ्रेड को हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें आपको यही बोला है कि कौन सा प्रोसेस से स्क्रू थ्रेड अगर हम लोग बनाते हैं सबसे हाई क्वालिटी थ्रेड आता है। तो आप लोग जानते हैं चेजर ऐसे भी क्या करता है, उसको फिनिश करता है थ्रेड को और रिकॉन्डिशनिंग करता है। तो ऐसे मेजर जो मशीन चेजर होता है ये थ्रेड को फॉर्म करता है और इसका फिनिश जो होता है ये हाई क्वालिटी स्क्रू थ्रेड होता है। ओके, कभी कभी अगर सिंगल पॉइंट कटिंग टूल से हम लोग थ्रेड बनाते हैं, उसका क्रेस्ट, ये जो क्रेस्ट होता है ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला पोर्शन जो रूट होता है, ये सही से बन नहीं पाता। इसीलिए बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, चेजर का इस्तेमाल करते हैं, हैंड चेजर का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो क्वालिटी स्क्रू थ्रेड पाने के लिए हम लोग थ्रेड चेजर का इस्तेमाल करते हैं। एक नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिले है आज का क्लास में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 55, द एक्सिस ऑफ द बैक गियर इज डैश टू द एक्सिस ऑफ द मेन स्पिंडल। और एक नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला है, बोला है जो बैक गियर का एक्सिस है मेन स्पिंडल के एक्सिस के साथ क्या रहता है, वो पैरेलल रहता है। ठीक है, तो आप लोग जानते हैं बैक गियर यूनिट का इस्तेमाल हम लोग कब करते हैं, कोन पुली ड्राइव में इस्तेमाल करते हैं। और बैक गियर यूनिट का इस्तेमाल करके हम लोग जो स्पिंडल स्पीड होता है उसको और भी कम कर सकते हैं। ठीक, एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है 4 स्टेप अगर कोन पुली है, 4 स्टेप कोन पुली में हम लोग को टोटल कितना स्पीड मिलता है, टोटल 8 स्पीड मिलता है। 4 मिलता है डायरेक्ट और 4 मिलता है जब हम लोग बैक गियर यूनिट को एंगेज करते हैं तब। ठीक है, तो 4 डायरेक्ट मिलता है और 4 इनडायरेक्ट स्पीड मिलता है जब हम लोग बैक गियर यूनिट को एंगेज करते हैं। तो बैक गियर यूनिट को हम लोग कैसे एंगेज करते हैं, कोन पुली ड्राइव में हम लोग एक लीवर का मदद से उसको एंगेज करते हैं बैक गियर यूनिट को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56 आप देख सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज एडेड टू द स्टील टू फॉर्म स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील को बनाने के लिए हम लोग कौन सा एक एलिमेंट को मिश्रित करते स्टील में, बोरोन या कॉपर या क्रोमियम या टाइटेनियम। तो आप लोग जानते हैं क्रोमियम और निकेल सबसे ज़्यादा रहता है या सबसे ज़्यादा मुख्य भूमिका पालन करते हैं स्टेनलेस स्टील में, क्रोमियम और निकेल। तो क्रोमियम कितना परसेंटेज रहता है, 18% और 8% रहता है निकेल। तो क्रोमियम इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 57, गान मेटल इज एन एलॉय ऑफ। गान धातु डैश की मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर, टिन एंड जिंक। लेकिन एग्जाम में मैक्सिमम बार आप लोग को पूछे जाता है कि इसका कंपोजिशन कितना परसेंटेज होता है। तो कॉपर रहता है 88%, टिन रहता है 10% और जिंक रहता है 2%। ठीक है, तो ये कंपोजिशन आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट जानते हैं कॉपर, टिन और जिंक मिला के हम लोग गान मेटल को बनाते हैं, लेकिन कितना परसेंटेज मिलाते हैं ये सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है आप लोग को याद रखने का। तो आप लोग इसको याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, एल्यूमिनियम कैन बी जॉइंट टू अनदर एल्यूमिनियम विद द यूज़ ऑफ डैश सोल्डर। एक एल्यूमिनियम प्लेट को दूसरा एल्यूमिनियम प्लेट से या कोई भी एक एल्यूमिनियम पार्ट को दूसरा एल्यूमिनियम पार्ट के साथ हम लोग जोड़ सकते हैं सोल्डरिंग प्रोसेस का मदद से। लेकिन इसके लिए कौन सा सोल्डर का इस्तेमाल करना चाहिए, कैडमियम एंड सिल्वर का बना हुआ सोल्डर या मिश्रित हुआ सोल्डर हम लोग को इस्तेमाल करना चाहिए। तो इसमें कितना परसेंटेज कैडमियम रहता है, 95% कैडमियम रहता है और 5% सिल्वर रहता है। ओके, तो सोल्डरिंग प्रोसेस का मदद से अगर एल्यूमिनियम का साथ एल्यूमिनियम को जोड़ना है तो एज ए सोल्डर कैडमियम सिल्वर सोल्डर यूज़ करना चाहिए हम लोग को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 59,
व्हाइल ड्रिलिंग द ड्राइव इज ओवर हीटेड ड्यू टू इट्स। ड्रिलिंग करते समय ड्राइव डैश के कारण अत्यधिक गर्म हो जाती है। तो ड्रिलिंग करते टाइम अगर कटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई होता है, बहुत ज़्यादा होता है, तब ड्राइव हीट हो जाता है। ओके, तो और भी कारण होता है, अगर हम लोग कूलेंट इनसफिशिएंट देते, मतलब कूलेंट का अगर पर्याप्त मात्रा में हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, अगर हम लोग नहीं देते हैं तब भी ड्राइव ओवर हीटेड हो जाता है। अगर काटिंग फोर्स ज़्यादा देते हैं तब भी हो जाता है, या पॉइंट एंगल अगर टोटली ठीक ठाक एंगल से ग्राइंड किया हुआ नहीं रहता है तब भी ड्राइव ओवर हीटेड हो जाता है। लेकिन 4 ऑप्शन का ऑप्शन में से ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा कि कटिंग स्पीड बहुत ज़्यादा हाई है, इसलिए ड्राइव एक्स्ट्रा हीट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 60, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फायर एक्सटिंग्विशर इज सुइटेबल फॉर कॉटन और अदर टेक्सटाइल फायर। तो कॉटन या अदर टेक्सटाइल से अगर आग लगता है तो कौन सा क्लास ऑफ फायर का अंदर आता है? तो क्लास ए फायर का अंदर आता है। ठीक है, तो क्लास ए फायर को, क्लास ए कैटेगरी आग को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर हम लोग यूज़ करते हैं? जनरली वाटर एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। जहाँ पे वाटर एक्सटिंग्विशर अवेलेबल नहीं होता उधर हम लोग सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ऑप्शन का हिसाब से आप देख सकते हैं, आप लोग को ड्राई केमिकल राइट आंसर दिया है, लेकिन ड्राई केमिकल राइट आंसर नहीं होगा, सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर नहीं होता है और वाटर भी नहीं होता तब ड्राई केमिकल आप लोग यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि ड्राई केमिकल ए बी सी दोनों तीनों के लिए यूज़ होता है, डी के लिए भी यूज़ होता है, लेकिन एक्चुअल जो इसका राइट आंसर होता है वाटर एक्सटिंग्विशर, उसका बाद सोडा एसिड एक्सटिंग्विशर यूज़ होता है। ओके, तो इस क्वेश्चन का आंसर इस आंसर शीट में गलत दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 61, थिकनेस ऑफ द प्लेट्स टू बी ज्वाइंट एंड द टाइप ऑफ ज्वाइंट डिसाइड द डैश ऑफ द रिवेट नीडेड। जुड़ने वाली प्लेटों की मोटाई और जोड़ों की पकड़ की ज़रूरत के अनुसार किलक की डैश को तय करता है। तो एक्चुअली आपको बोला है प्लेट का थिकनेस का ऊपर और जो जॉइंट हम लोग को बनाना है उसका ऊपर क्या डिपेंड करता है रिवेट का? तो रिवेट का लेंथ डिपेंड करता है, क्योंकि अगर जो दोनों प्लेट को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं उसका थिकनेस अगर ज़्यादा है तो उसको जोड़ने के लिए रिवेट का भी तो लंबा लेंथ वाला होना चाहिए ना, और कौन सा टाइप ऑफ जॉइंट चाहिए ये भी डिपेंड करता है, इसका ऊपर भी डिसाइड करता है कि रिवेट का लेंथ कितना होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन में जब भी आप लोग को दोनों पूछा जाएगा कि जुड़ने वाली दोनों प्लेटों की मोटाई और जो हम लोग को जोड़ का पकड़ है, मतलब टाइप ऑफ जॉइंट का ऊपर क्या रिवेट का डिपेंड करता है, लेंथ डिपेंड करता है। अगर ऐसे क्वेश्चन में आप लोग को पूछा जाता है कि थिकनेस ऑफ द प्लेट टू बी जॉइंट डिसाइड द डैश ऑफ द रिवेट नीडेड, मतलब प्लेट का थिकनेस, जो प्लेट दोनों प्लेट को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं उसका थिकनेस का ऊपर रिवेट का कौन सा चीज़ निर्भर करता है? तो वो भी होता है लेंथ और डायमीटर, दोनों ही होता है। ठीक है, लेंथ भी होता है, डायमीटर भी होता है, क्योंकि अगर दोनों प्लेट को हम लोग जोड़ने जा रहे हैं उसका थिकनेस अगर ज़्यादा है तो रिवेट का भी तो डायमीटर बड़ा होना चाहिए ना। अगर पतला रिवेट करते तो वो क्या होता, वो दिक्कत हो सकता है, वो कभी भी क्रैशिंग हो सकता है, इसलिए उसका डायमीटर भी डिपेंड करता है। लेकिन जब भी ऑप्शन में दोनों दिया रहेगा कि थिकनेस ऑफ द प्लेट टू बी जॉइंट एंड द टाइप ऑफ जॉइंट डिसाइड, जब दोनों दिया रहेगा टाइप ऑफ जॉइंट बोलेगा तब लेंथ हो जाएगा। अगर ओनली थिकनेस ऑफ द प्लेट टू बी जॉइंट डिसाइड द डैश ऑफ द रिवेट तब डायमीटर हो जाएगा। अगर ऑप्शन में डायमीटर है और लेंथ नहीं है तब हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62, इसमें आपको पूछा है शीट मेटल चैप्टर से, द प्रोसेस ऑफ स्टीफनिंग एज ऑफ द शीट मेटल आर्टिकल बाय फोल्डिंग इज कॉल्ड। परत धातु वस्तु की किनारा मोड़ कर जोड़ करने की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। कोई भी एक शीट मेटल है उसका जो एज होता है, एज को अगर हम लोग मोड़ देते हैं, फोल्डिंग कर देते हैं, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को हेमिंग कहते हैं। तो हेमिंग एक्चुअली क्या होता है, जब भी हम लोग शीट मेटल यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता है, पतला पतला थिकनेस में पतला थिकनेस में वो शीट मेटल अवेलेबल होता है और उसका जो एज होता है बहुत ज़्यादा शार्प होता है। शार्प होने का कारण क्या होता है, वो हैंडल करते रहे हम लोग को चोट वगैरह या एक्सीडेंट हो सकता है, इसलिए अगर हम लोग उसको थोड़ा सा मोड़ देते तो क्या होता है, वो शार्प एजेस भी थोड़ा सा मुड़ जाता है और हम लोग को चोट लगने का कोई चांसेस नहीं रहता, और एज में स्ट्रेंथ भी हम लोग को मिल जाता है, क्योंकि वो पहले इस टाइप का थिक पतला था, जब भी इसको मोड़ देते हैं तो एज में थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। ठीक है, तो हेमिंग 3 टाइप का होता है, एक होता है सिंगल एम,
दूसरा होता है डबल हेम और तीसरा होता है वायर्ड हेम। सिंगल हेम मतलब क्या, एक ही बार अगर हम लोग सीट मेटल को फोल्डिंग करते हैं, ऐसी सीट मेटल एक बार फोल्डिंग की है, और अगर हम लोग उसको 2 बार फोल्डिंग करते हैं, मतलब एक बार ऐसे फोल्डिंग किया है और एक बार ऐसे फोल्डिंग किया, मतलब इधर एक बार फोल्डिंग किया, इधर एक बार फोल्डिंग, इसको डबल हेम कहते हैं। जितना बार फोल्डिंग करेंगे, ठीक है, एक बार फोल्डिंग करते उसको सिंगल हेम और 2 बार करते उसको डबल हेम कहते हैं। ओके, तीसरा बार इसमें नहीं होता है। और वायर्ड हेम कैसे होता है, कोई भी वायर टाइप का अगर सीट मेटल है तो उसका जस्ट जो एज है, एज को ऐसे मोड़ देते हैं, ऐसे अगर टोटली हम अगर मोड़ देते हैं तो उसको वायर्ड हेम कहते हैं। लेंदी अगर कोई भी सीट मेटल है तो उसमें हम लोग वायर्ड हेम इस्तेमाल करते हैं, इसमें स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 63, व्हिच टूल इज यूज टू क्रिएट ए स्क्वायर बॉटम होल फॉर द हेड ऑफ ए बोल्ट टू फिट इन। किस उपकरण का उपयोग बोल्ट के सिरे के लिए वर्गाकार तल वाले छेद बनाने के लिए किया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कोई भी अगर एक बोल्ट है तो बोल्ट का हेड को अगर फिट करना है तो होल का अंदर अगर स्क्वायर सीटिंग बनाना है या स्क्वायर बॉटम होल बनाना है जहाँ पे बोल्ट हेड फिक्स होगा, तो कौन सा ऑपरेशन हम लोग करते हैं, कौन सा टूल इस्तेमाल करते हैं? तो काउंटर बोरिंग एक्चुअली करते हैं, तो इसके लिए काउंटर बोर हम लोग टूल यूज़ करते हैं। आप देख सकते हैं नया नया क्वेश्चन आप लोग को इस क्लास में देखने को मिल रहा था। तो मैं जब 2019 में इस एग्ज़ाम को अटेम्प्ट किए थे तो उसमें बहुत सारा नया नया क्वेश्चन हमको देखने को मिला था, क्योंकि जितना डे अभी मतलब बढ़ रहा है, जितना दिन आगे बढ़ रहा है उतना ही क्वेश्चन एडवांस होते जा रहा है। तब इस टाइप का क्वेश्चन पूछा था, मतलब बहुत ज़्यादा हार्ड पेपर हम लोग का टाइम था। तो अभी आप देख सकते हैं ये भी एक नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिल रहा है। ठीक है, मैक्सिमम जगह में आप लोग को पूछा जाता है जहाँ पे एकोमोडेटिंग सॉकेट हेड स्क्रू या कैप स्क्रू के लिए हम लोग कौन सा ऑपरेशन करते हैं, काउंटर बोरिंग करते हैं। तो अब देख सकते हैं आज एक नया क्वेश्चन आप लोग को देखने को मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 64, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ कॉपर। निम्नलिखित में से कौन सा तांबा का एक मिश्र धातु है? तो कॉपर से बनता है एक ऐसा एलॉय होता है ब्रास, ब्रोंज रहता तभी ब्रोंज राइट आंसर हो जाता। तो ब्रास बनता है कॉपर प्लस जिंक से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 65, द फ्रिक्शन फोर्स एक्सर्टेड बाय एयर ऑन ए मूविंग बॉडी इज कॉल्ड। एक गतिशील पिंड पर वायु द्वारा जो बॉल क्रिएट होता है उसको क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ड्रैग। कोई भी एक मूविंग बॉडी है तो उसका ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स अप्लाई होता है वायु द्वारा तो इसको ड्रैग कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 66, 3/8-18 इज व्हिच टाइप ऑफ थ्रेड। तो इसमें एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। एक आप लोग को ऐसे ही एक आप लोग को स्पेसिफिकेशन दिया गया है, इसमें आपको बोला है 3/8-18 ये कौन सा टाइप ऑफ थ्रेड? तो ये राइट आंसर हो जाएगा एनपीटी थ्रेड। तो एनएफसी का एग्जाम में, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था एनपीटी थ्रेड का फुल फॉर्म क्या होता है। एक्चुअली इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल पाइप थ्रेड। तो उससे पहले अमेरिका नेशनल पाइप थ्रेड भी आप लोग कह सकते हैं, जिसका एंगल होता है 60 डिग्री, एग्जाम में पूछा था। तो अभी आप देख सकते हैं जो स्पेसिफिकेशन आप लोग को दिया है एनपीटी थ्रेड का है। ओके, तो ऐसे हम लोग एनपीटी थ्रेड के लिए स्पेसिफिकेशन लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। निम्नलिखित में से कौन सा एकल बिंदु कटने का उपकरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पार्टिंग टूल। बाकी हैक्सो ब्लेड मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, मिलिंग कटर मल्टी पॉइंट कटिंग टूल, ग्राइंडिंग व्हील मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। लेकिन जो पार्टिंग टूल होता है, या अगर आप लोग बात करते हैं लेद मशीन में जो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल यूज़ होता है वो भी एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, बोरिंग टूल भी एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है। ओके, अगर ड्रिल का बात करते हो तो ड्रिल होता है एंड पॉइंट कटिंग टूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 68, दिस इज द बॉटम सरफेस जॉइनिंग द साइड्स ऑफ 2 एडजेसेंट थ्रेड। कोई भी स्क्रू थ्रेड का 2 एडजेसेंट साइड का जोड़ के जो बॉटम साइड होता है तो बॉटम सरफेस को क्या कहते हैं? बॉटम सरफेस को रूट कहते हैं। अगर टॉप सरफेस को कहते हैं तो टॉप सरफेस को क्रेस्ट कहते हैं। ओके, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 69, व्हाट ड्रिल बिट वुड यू यूज फॉर ए 5/8-11 टैप यू डिड नॉट हैव ए 35/64 इंच ड्रिल। जब तुम्हारे पास 34/64 इंच का ड्रिल नहीं है तब अगर ऐसे एक होल बनाना है तो इसके लिए कौन सा ड्रिल का या ड्रिल बिट आप लोग को इस्तेमाल करना पड़ेगा?
टैप ड्रिल साइज क्या हो जाएगा, ये आपको निकालना पड़ेगा। तो ये एनपीटी थ्रेड में आप लोग को पहले ही बताया हूँ, इसके लिए फॉर्मूला भी अलग होता है। क्या फॉर्मूला होता है, जो आप लोगों को दिया गया 5/8 आपको लेना पड़ेगा, इसका साथ आपको करना पड़ेगा 7/8 से मल्टीपल माइनस 1/64 आपको करना पड़ेगा। जनरली अगर आप लोग BSW थ्रेड के लिए करते हैं तो आप लोग जानते हैं जो टैप का साइज होता है, तो टैप का साइज आप लोग को D लिखना पड़ता है, D इंटू 7/8 आप लोग करते हैं माइनस 1/32 इंच करते हैं। लेकिन इसमें भी सेम है, टैप का साइज आपको लेना पड़ेगा 5/8 इंटू 7/8 माइनस आपको 1/64 करना पड़ेगा। इसके बाद आपको क्या हो जाएगा, आप देख सकते हैं 64 LCM आ जाएगा, तो इधर 35 माइनस आ जाएगा 1 हो जाएगा LCM करने का बाद। इसका बाद अगर आप लोग LCM करते हैं तो 34/64 हो जाएगा। इसको कटने के बाद आप लोग का आ जाएगा 17/32 इंच। ओके, तो टैप ड्रिल साइज या ए साइज ड्रिल आपको इस्तेमाल करना पड़ेगा, 17/32 इंच का ड्रिल बिट इस्तेमाल करना पड़ेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70 आप देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नया क्वेश्चन आप लोग को मैं सिखा दिया हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 70, ऑन ए डाई एक्यूरेट होल्स आर टू बी ड्रिल्ड, व्हिच मशीन वुड यू प्रेफर फॉर दिस ऑपरेशन। एक सांचा पर सटीक छेद किया जाना है, इस प्रचलन के लिए आप कौन सा मशीन पसंद करेंगे। तो अगर कोई भी डाई या सांचा पर होल एक्यूरेट बनाना है तो हम लोग जिग बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि बोरिंग मशीन का इस्तेमाल करते क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक होल बनता है। ओके, और जिग बोरिंग मशीन यूज़ करने का वो एक्यूरेट भी बन जाता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं जिग और फिक्सर हम लोग कभी यूज़ करते हैं, मास प्रोडक्शन में इस्तेमाल करते हैं, ये बहुत ज़्यादा प्रिसिशन होता है। प्रिसिशन होल बनाने के लिए हम लोग इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71, व्हिच टाइप ऑफ सरफेस इज प्रोड्यूस्ड बाय टर्निंग ऑपरेशन इन लेद मशीन। खराद मशीन में टर्निंग संचालन द्वारा किस प्रकार की सतह का उत्पादन किया जाता है। तो कोई भी एक लेद मशीन में टर्निंग ऑपरेशन अगर हम लोग करते हैं तो किस टाइप का सरफेस होता है, तो सिलिंड्रिकल सरफेस होता है। ओके, अगर परपेंडिकुलर हम लोग करते हैं या कोई भी लेद मशीन पर अगर हम लोग टूल को परपेंडिकुलर मूव करते हैं तो कैसा सरफेस बनता है, फ्लैट सरफेस बनता है। ओके, अगर हम लोग टूल को इंक्लाइन मूव करते हैं तो कैसा सरफेस बनता है, टेपर सरफेस बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 72, द कटिंग फ्लूइड मोस्टली यूज फॉर मैशनिंग एलो स्टील इज। एलो स्टील का मैशनिंग करने के लिए जनरली हम लोग कौन सा कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सल्फ्यूराइज मिनरल ऑयल। तो एलो स्टील के लिए हम लोग सल्फ्यूराइज मिनरल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। माइल्ड स्टील के लिए आप लोग जानते हैं सोल्यूबल ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। अगर एल्यूमिनियम का बात करते हैं तब आ जाता है केरोसिन ऑयल। तो मैक्सिमम आप लोग जानते हैं, लेकिन और एक नया क्वेश्चन आ गया एलो स्टील के लिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुइटेड फॉर एक्सटिंग्विशिंग ऑयल और फ्लेमेबल लिक्विड फायर। निम्नलिखित में से कौन सा तेल या ज्वलनशील तरल आग को बुझाने के लिए सबसे उपयुक्त है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग जानते हैं कोई भी फ्लेमेबल लिक्विड या ऑयल से आग अगर लगता है तो कौन सा क्लास ऑफ फायर का अंदर आता है, क्लास बी फायर का अंदर आता है। तो क्लास बी फायर आग को बुझाने के लिए हम लोग सबसे पहले फोम एक्सटिंग्विशर का इस्तेमाल करते हैं, उसका बाद हम लोग ड्राई केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन का हिसाब से फोम जब है तो फोम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 74, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एलॉय ऑफ आयरन। निम्नलिखित में से कौन सा लोहे का मिश्र धातु है। तो ऑप्शन का हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इन्वर्स स्टील। क्योंकि आप लोग जानते हैं एक क्वेश्चन भी आप लोग को पूछा जाता है, स्टील किसका कॉम्बिनेशन में बनता है, आयरन और कार्बन का कॉम्बिनेशन में बनता है। तो इधर इन्वर बोला है, मतलब इसमें 36% निकेल ऐड होता है, इसीलिए इसका नाम है इन्वर्स स्टील। तो और एक क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में पूछा जाता है, कौन सा स्टील का सबसे कम लिस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन होता है। लिस्ट कोएफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन मतलब क्या होता है, हीट देने के बाद भी वो एक्सपेंस कम होता है। तो कौन सा स्टील में होता है, इन्वर्स स्टील इज द राइट आंसर हो जाएगा। ओके, तो मैक्सिमम जगह में एक क्वेश्चन आप लोग को पूछे जाता है और मैक्सिमम प्रिसिशन इंस्ट्रूमेंट को हम लोग बनाते हैं इन्वर्स स्टील से, क्योंकि लिस्ट कोएफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन होता है इसीलिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 75, 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू डैश क्यूबिक फीट। तो 1 क्यूबिक मीटर इज इक्वल टू होता है 35.3147 क्यूबिक फुट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 76, कटिंग फ्लूइड्स आर यूज टू
धातु कर्तन तरल पदार्थ का उपयोग किया जाता है। तो कटिंग फ्लूइड का हम लोग कब इस्तेमाल करते हैं? तो कूल द वर्क पीस, कूल द टूल एंड इम्प्रूव सरफेस फिनिश, इन तीनों पर्पस ही होता है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो जब भी हम लोग कटिंग ऑपरेशन करते हैं तो टूल को और वर्क पीस को ठंडा रखने के लिए और सरफेस फिनिश को बढ़ाने के लिए हम लोग कटिंग फ्लूइड का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 77 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रोप्लेटिंग इज यूज टू। इलेक्ट्रोप्लेटिंग हम लोग किस पर्पस के लिए करते हैं? तो अप्लाई एन इवन एंड थिन लेयर ऑफ वन मेटल ओवर अनदर मेटल, एक मेटल का सरफेस का ऊपर और एक मेटल सरफेस का अगर हम लोग लेयर बना देते हैं तो उसको इलेक्ट्रोप्लेटिंग कहते हैं। तो एक्चुअली हम लोग करते हैं कोरोजन रेजिस्टेंस सरफेस बनाने के लिए सरफेस को हम लोग कोटिंग कर देते हैं। तो कोई भी एक मेटल सरफेस है तो और एक मेटल देके हम लोग थिन या पतला एक लेयर हम लोग बना देते उस सरफेस का ऊपर, तो कोरोजन रेजिस्टेंस हो जाता है और ये परमानेंटली कोरोजन रेजिस्टेंस एक प्रोसेस होता है। तो कभी कभी क्वेश्चन पूछे जाता है, इतना जो प्रोसेस हम लोग करते हैं जैसे गैल्वेनाइजिंग करते हैं, इसका बाद आप लोग सेरेडाइजिंग करते हैं, क्लैडिंग करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, तो इनमें से परमानेंट कोरोजन रेजिस्टेंस सरफेस किस में बनता है? तो इलेक्ट्रोप्लेटिंग में बनता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 78, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग एलॉय कैन रेजिस्ट सॉल्ट वाटर कोरोजन। कभी कभी एग्जाम में सी वाटर कोरोजन भी दिया रहता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं समुंदर का जो पानी होता है उसमें ज़्यादा नमक रहता है, तो इससे मटेरियल का ऊपर जंग लगता है। तो कौन सा एलॉय जंग लगने से, सॉल्ट वाटर से जंग लगने से वो बचाता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जिंक एलॉय राइट आंसर हो जाएगा। तो ये कौन सा प्रोसेस में एक्चुअली होता है? गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में एक्चुअली होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं एक आयरन या आप बोल सकते हैं माइल्ड स्टील के ऊपर जो जिंक का हम लोग लेयर बनाते हैं तो ये क्या करते हैं? एक कोरोजन रेजिस्टेंस सरफेस बनाते हैं। तो ये सरफेस सॉल्ट वाटर कोरोजन रेजिस्टेंस सरफेस भी बना देता है, क्योंकि हम लोग जिंक एलॉय इस्तेमाल कर रहे हैं और जिंक एलॉय सॉल्ट वाटर कोरोजन का रेजिस्टेंस होता है। ओके, तो एक्चुअली गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस में ही होता है सॉल्ट वाटर कोरोजन रेजिस्टेंस। ओके, तो इसके लिए हम लोग गैल्वेनाइजिंग प्रोसेस करते हैं। तो एग्जाम में ये भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं कि सॉल्ट वाटर कोरोजन रेजिस्टेंस बनाने के लिए हम लोग कौन सा प्रोसेस करते हैं, तब गैल्वेनाइजिंग इज द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 79, इसमें आपको पूछे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हेन द साइज ऑफ द ड्रिल इज अराउंड 3 to 25 मिलीमीटर डैश इज यूज्ड। तो आपका बोला है जब ड्रिल का आकार 3 से 25 मिलीमीटर का आसपास होता है तो वो कौन सा ड्रिल का कैटेगरी का अंदर आता है? तो सबसे पहले आप लोगों को समझना पड़ेगा ड्रिल का साइज का ऊपर डिपेंड करके ड्रिल को हम लोग 3 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। सबसे पहले माइक्रो ड्रिल होता है, उसका बाद मॉडरेट ड्रिल होता है और तीसरा होता है लार्ज ड्रिल। माइक्रो ड्रिल का वैल्यू कितने से कितना तक होता है? 25 माइक्रोन से 500 माइक्रोन तक होता है। ओके, और मॉडरेट ड्रिल का वैल्यू होता है 3 मिलीमीटर से 25 मिलीमीटर तक। ओके, और लार्ज ड्रिल का वैल्यू होता है 25 मिलीमीटर से 40 मिलीमीटर तक। ओके, तो इस साइज का ऊपर डिपेंड करके इसका हम लोग कैटेगरी वाइज करते हैं। तो जनरल पर्पस में हम लोग मॉडरेट ड्रिल यूज़ करते हैं, क्योंकि मैक्सिमम हम लोग जो ड्रिल यूज़ करते हैं 3 mm से 25 मिलीमीटर का अंदर ही डायमीटर होता है। ओके, तो क्वेश्चन में आप देख सकते हैं आपको पूछा गया है जब ड्रिल का डायमीटर 3 से 25 मिलीमीटर है तो इसके लिए हम लोग कौन सा ड्रिल का कैटेगरी का अंदर उसको हम लोग डाल सकते हैं? मॉडरेट ड्रिल का अंदर हम लोग डाल सकते हैं। ओके, तो जनरल पर्पस ड्रिलिंग हम लोग मॉडरेट ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। नया क्वेश्चन आप देख सकते हैं, जो भी क्वेश्चन आप सभी के लिए कॉमन है, जो मैक्सिमम क्वेश्चन आप लोगों का कॉमन आता है वो क्वेश्चन को मैं ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूँगा। जो नया नया क्वेश्चन है मैथ या न्यूमेरिकल का क्वेश्चन है उसको मैं अच्छे से आप लोग को समझा दूंगा। ओके, एक अच्छा क्वेश्चन है, आप देख सकते हो, व्हाट शुड बी द आउटर डायमीटर ऑफ वॉशर व्हेन ए नॉमिनल डायमीटर ऑफ बोल्ट इज 5 मिलीमीटर। जब बोल्ट का नॉमिनल डायमीटर मतलब बोल्ट का जब व्यास 5 मिलीमीटर होता है तब वॉशर का आउटर डायमीटर कितना होना चाहिए? ओके, तो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 2D + 3 मिलीमीटर होता है। ओके, तो 2 × D मतलब डायमीटर ऑफ द बोल्ट, नॉमिनल डायमीटर ऑफ द बोल्ट हो जाएगा प्लस 3 mm, तो क्या हो जाएगा 10 + 3 क्या हो जाएगा 13 मिलीमीटर हो जाएगा वॉशर का आउटर डायमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 81, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टूल वुड बी यूज्ड फॉर बेसिक होल लेआउट वर्क।
बेसिक होल लेआउट वर्क करने के लिए या मार्किंग पर्पस के लिए हम लोग कौन सा टूल का इस्तेमाल करते हैं? आप लोग जानते हैं कॉम्बिनेशन स्क्वायर का इस्तेमाल करते हैं, स्क्राइबर का भी इस्तेमाल करते हैं और सेंटर 5 का भी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। लेकिन इधर जो बाकी ऑप्शन में दिया जैसे सेंटर ड्रिल का हम लोग इस्तेमाल नहीं करते, लाइव सेंटर का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर है कॉम्बिनेशन स्क्वायर, स्क्राइबर एंड सेंटर 5। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ ग्रेनाइट ओवर कास्ट आयरन इन मेकिंग सरफेस प्लेट? जब हम लोग सरफेस प्लेट बनाते हैं तो कास्ट आयरन से अच्छा ग्रेनाइट होता है, या ग्रेनाइट इस्तेमाल करने का सुविधा या फ़ायदा क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ओंट डस्ट बाई मॉइस्चर, नमी से जंग नहीं लगता है, मतलब मॉइस्चर होने का कारण भी इसमें जंग नहीं लगता। लेकिन कास्ट आयरन में तो आप लोग जानते हैं कार्बन रहता है तो इसमें तो जंग लगता है, लोहे भी रहता है तो इसमें तो जंग लगेगा क्योंकि ये फेरस मेटल है। ओके, तो ग्रेनाइट यूज़ करने का एक ही फ़ायदा होता है कि इसमें अगर नमी होता है तो उसमें जंग नहीं लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 83, एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ 20 मिलीमीटर होल इज़ नीडेड टू बी ड्रिल्ड यूजिंग ए ड्रिल हैविंग सेमी पॉइंट एंगल ऑफ 15 डिग्री, वैल्यू ऑफ कंपल्सरी अप्रोच इन मिलीमीटर इज़। तो एक 20 मिलीमीटर का होल अगर ड्रिलिंग करना है और ड्रिल का अगर सेमी पॉइंट एंगल 15 डिग्री दिया है तो कंपल्सरी अप्रोच मिलीमीटर में कितना हो जाएगा? इसके लिए एक फॉर्मूला होता है होल का डायमीटर बटा 2 डी बटा 2 बटा tan थीटा। ओके, तो इधर होल का डायमीटर 20 दिया है बटा 2 बटा tan थीटा का वैल्यू क्या दिया है? 15 डिग्री हो जाएगा क्योंकि सेमी पॉइंट एंगल 15 डिग्री दिया है। तो इधर आपको क्या हो जाएगा? 10 बटा tan 15 डिग्री, tan 15 डिग्री का वैल्यू होता है 0.2679। तो इसको जब भी आप लोग कैलकुलेशन करेंगे तो इसका राइट आंसर आ जाएगा 37.2 का आसपास आ जाएगा। ओके, आप देख सकते हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आप लोग को सीखने को मिला है। तो जो भी स्टूडेंट ध्यान से पूरा वीडियो को देख रहा है और शांत होकर पूरा वीडियो को देख रहा है वो सभी स्टूडेंट को बहुत नया नया चीज़ सीखने को मिलेगा। ओके, 84 नंबर का क्वेश्चन में बोला व्हिच फास्टनर हैज़ थ्रेडिंग ऑन बोथ साइड? किस फास्टनर में दोनों तरफ थ्रेडिंग मतलब चूड़ियाँ होती है? तो जो फास्टनर का दोनों साइड थ्रेड होता है उसको क्या कहते हैं? उसको स्टार्ट कहते हैं। और कभी कभी क्वेश्चन में ये भी बोला रहता है दोनों साइड में थ्रेड रहता है और मिडिल पोर्शन में थ्रेड नहीं रहता है, ऐसे नॉर्मल डायमीटर रहता है। तो किस में होता है? तो तब भी राइट आंसर स्टार्ट हो जाएगा क्योंकि स्टार्ट का बीच वाला पोर्शन में कोई भी थ्रेड नहीं रहता है, दोनों एंड में थ्रेड रहता है। ओके, 85 नंबर का क्वेश्चन में पूछ रहा है द डायमीटर ऑफ द थ्रेड एट विच थ्रेड थिकनेस इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द पिच इज कॉल्ड। तो थ्रेड का वो डायमीटर जिसमें आप लोग का थ्रेड का थिकनेस उसका पिच का हाफ होता है। ओके, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर हो जाएगा, पिच डायमीटर होता है। ओके, क्योंकि आप लोग जानते हैं पिच डायमीटर क्या होता है, ये जो मेजर डायमीटर होता है माइनर डायमीटर होता है। तो इसका बीच में अगर हम लोग एक काल्पनिक रेखा ड्रॉ करते हैं, ये जो डायमीटर होता है इसको पिच डायमीटर कहते हैं। ठीक है, तो पिच डायमीटर इज इक्वल टू क्या फॉर्मूला हो जाएगा? आप लोग बोल सकते हैं मेजर डायमीटर माइनस सिंगल डेप्थ बोल सकते हैं इसका फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 86, व्हिच फ्रॉम द फॉलोइंग इंक्लूड टेपर्ड पिन्स, स्ट्रेट पिन्स, डबल पिन्स, क्लीवेज पिन्स एंड क्वार्टर पिन्स? निम्नलिखित में से किस में टेपर्ड पिन, स्ट्रेट पिन, डबल पिन, क्लीवेज पिन और क्वार्टर पिन शामिल है? तो कौन सा पिन का अंदर ये सभी पिन आता है? मशीन पिन का अंदर आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 87, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल कांट बी फोर्ज? तो आप लोग को बोला है निम्नलिखित में से कौन सा सामग्री को हम लोग फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं? तो आप लोग जानते हैं फोर्जिंग के लिए 1.7% कार्बन एलिजिबल है, उससे अगर ज़्यादा कार्बन परसेंटेज होता है तो वो क्या होता है? कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होने के कारण उसमें ब्रिटलनेस प्रॉपर्टी आ जाता है। तो इतना तक अगर कार्बन परसेंटेज रहता है तो उसको हम लोग फोर्जिंग कर सकते हैं। लेकिन कास्ट आयरन में 2 to 4% कार्बन रहता है, मतलब इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता है, ब्रिटल हो जाती है, इसलिए हम लोग इसको फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं। तो कास्ट आयरन इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन आता है कास्ट आयरन को हम लोग क्यों फोर्जिंग नहीं कर सकते? क्योंकि इसका ज़्यादा कार्बन परसेंटेज रहता है, इसलिए इसका ब्रिटलनेस का वजह से हम लोग फोर्जिंग नहीं कर सकते हैं। ओके, 88 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, फाइंड आउट द आउटर सरफेस एरिया ऑफ hollow thin cylinder whose diameter is 7 cm and length is 10 cm। खोखले पतले सिलेंडर की बाहरी सतह की क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास
7 सेंटीमीटर और लंबाई 10 सेंटीमीटर है। तो एक होलो थिन सिलेंडर दिया है जिसका डायमीटर बोल दिया 7 सेंटीमीटर और लेंथ बोल दिया 10 सेंटीमीटर। तो इसका सरफेस एरिया का फॉर्मूला हो जाएगा 2πr/h। तो 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7, आर का वैल्यू हो जाएगा 7/2 क्योंकि डायमीटर आप लोग को 7 बोला है, और एच हो जाएगा 10। इसको कटने के बाद आप लोग को क्या आ जाएगा 210 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, इसका राइट आंसर हो जाएगा 220 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 89, इन लेवलिंग ऑफ मशीन व्हिच डायरेक्शन इज मोर इम्पोर्टेंट इन हॉरिजॉन्टल प्लेन। मशीन को समतलन करने में क्षैतिज तल में कौन सी दिशा अधिक महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बोथ लॉन्गिट्यूडिनल एंड ट्रांसवर्स इज द राइट आंसर हो जाएगा। अनुदैर्घ्य और अनुप्रस्थ दोनों राइट आंसर हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 90, व्हाट इज द पॉइंट एंगल ऑफ प्रिक पंच व्हिच इज यूज्ड फॉर मेकिंग लाइट पंच मार्क। तो प्रिक पंच का पॉइंट एंगल पूछा है जो लाइट पंच मार्क के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। तो प्रिक पंच 2 टाइप का होता है, एक 30 डिग्री होता है और एक 60 डिग्री होता है। जो लाइट पंच मार्क हम लोग करते हैं वो 30 डिग्री प्रिक पंच का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ये डिवाइडर का पोजीशनिंग करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। और जो 60 डिग्री पंच होता है इसको हम लोग विटनेस मार्क के लिए यूज़ करते हैं, जिसको डॉट पंच कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का हिसाब से राइट आंसर हो जाएगा 30 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 91, द मिनिमम मेजरमेंट दैट कैन बी करेक्टली रीड विथ ए वर्नियर कैलिपर इज कॉल्ड। न्यूनतम माप जिसे एक वर्नियर कैलिपर के साथ सही ढंग से पढ़ा जा सकता है उसको क्या कहता है। तो कोई भी एक इंस्ट्रूमेंट से जो मिनिमम रीडिंग हम लोग ले सकते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको लिस्ट काउंट कहते हैं। जैसे वर्नियर का लिस्ट काउंट होता है मेट्रिक में 0.02 मिलीमीटर होता है। इंच का बात करते हैं तब हो जाएगा 0.001 इंच हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, ए स्केल व्हिच इज न्यूमेरिकली रिप्रेजेंटेड ऑन द ड्राइंग शीट इज कॉल्ड एज। एक ऐसा स्केल है जो हम लोग ड्राइंग शीट का ऊपर न्यूमेरिकली उसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। तो इस स्केल को क्या कहते हैं, इंजीनियर स्केल कहते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, ए फ्लाई कटर इज यूज्ड ऑन। एक फ्लाई कटर है जिसको हम लोग कौन सा मशीन में यूज़ करते हैं। तो एक क्वेश्चन पिछला दिन का क्लास जो मैं प्रोवाइड किया था टेक्निकल का, जो 100 क्वेश्चन है उसमें जो पार्ट 1 का क्लास में प्रोवाइड किया था, पार्ट 1 में मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चन डिस्कस करते रहे, मैं आप लोग को बता दिया था। फ्लाई कटर हम लोग इस्तेमाल करते हैं मिलिंग मशीन में स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन करने के लिए। स्पॉट फेसिंग ऑपरेशन हम लोग क्यों करते हैं, कोई भी वॉशर है या बोल्ट है तो उसका अगर स्क्वायर सेटिंग देना है तो तब हम लोग स्पॉट फेसिंग करते हैं। ठीक है, तो मिलिंग मशीन में हम लोग फ्लाई कटर का इस्तेमाल करते हैं। 94 नंबर का क्वेश्चन आप देख सकते हैं, पॉइंट एंगल ऑफ 135 डिग्री टू 150 डिग्री इज यूज्ड ऑन ड्रिल व्हाइल ड्रिलिंग। तो आप लोग जानते हैं ड्रिल का पॉइंट एंगल और चिजेल का पॉइंट एंगल डिपेंड करता है मटेरियल का हार्डनेस का ऊपर, जो मटेरियल को हम लोग कटने जा रहे हैं उसका हार्डनेस का ऊपर। अगर हार्डनेस ज़्यादा है तो पॉइंट एंगल ज़्यादा होता है, हार्डनेस कम है तो पॉइंट एंगल कम होता है। तो इसमें बोला है पॉइंट एंगल 135 से 150 डिग्री, मतलब क्या है, मटेरियल ज़्यादा हार्ड होगा, ये तो 100% श्योर है। और जनरल पर्पस में जो आप लोगों का पॉइंट एंगल रखा जाता है, मतलब माइल्ड स्टील के लिए 118 डिग्री रखा जाता है नॉर्मल पर्पस में, तो उससे ज़्यादा मतलब मटेरियल हार्ड होगा और थिन शीट मेटल होगा, निकेल एलॉय होगा और हार्ड स्टील, तो मैं आप लोग को पहले ही बोल दिया हूँ। इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव होने के कारण पॉइंट एंगल इतना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 95, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन कांट बी परफॉर्म ऑन ड्रिलिंग मशीन। ड्रिलिंग मशीन पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन नहीं किया जा सकता है। तो लैपिंग भी कर नहीं सकते, टैपिंग नहीं कर सकते, रिमिंग नहीं कर सकते, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा नॉन ऑफ द अबव। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 96 आप देख सकते हैं, द फोर्जिंग प्रोसेस इन व्हिच द लेंथ ऑफ फोर्ज रिड्यूसेस एंड द क्रॉस सेक्शन इंक्रीजेस कॉल्ड। तो फोर्जिंग ऑपरेशन में 2 टाइप का ऑपरेशन होता है, एक होता है ड्राइंग आउट और एक होता है अपसेटिंग ऑपरेशन। अपसेटिंग ऑपरेशन में क्या होता है, कोई भी एक पीस ऑफ स्टॉक है तो उसका अगर लेंथ को कम करते हैं और उसका थिकनेस को अगर बढ़ाते हैं तो उसको अपसेटिंग कहते हैं। और इसका ऑपोजिट ऑपरेशन होता है ड्राइंग आउट, उसमें क्या होता है, इसका थिकनेस को कम कर देते हैं और लेंथ में हम लोग इसको बढ़ा देते हैं। ओके, तो इस क्वेश्चन के हिसाब से इसका राइट आंसर हो जाएगा अपसेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 97 आप देख सकते हैं, 66 क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ सिल्वर इज ड्रॉन into a wire 1 millimeter in diameter, the length of the wire in meter will be। 66 घन सेंटीमीटर
चांदी को 1 मिलीमीटर व्यास के तार में परिवर्तित किया जाए तो मीटर में तार की लंबाई कितना होगा। तो तार मतलब होता है एक सिलेंडर शेप, तो सिलेंडर का वॉल्यूम का फॉर्मूला कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, इजिकल टू आपको बोल दिया 66 क्यूबिक सेंटीमीटर मतलब सेंटीमीटर क्यूब, और ये सेंटीमीटर में दिया है और डायमीटर मिलीमीटर में दिया है। तो डायमीटर को सबसे पहले आर रेडियस कर लेना पड़ेगा, मतलब हो जाएगा 0.5 हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। ओके, तो ये तो मिलीमीटर में है, सबसे पहले इसको सेंटीमीटर में करना पड़ेगा क्योंकि यूनिट सेम करना पड़ेगा। तो 10 से डिवाइड हो जाएगा तो 0.05 मिली सेंटीमीटर हो जाएगा रेडियस। ओके, इसका बाद पाई का वैल्यू आपको लिखना पड़ेगा 22/7 इंटू आर का वैल्यू क्या हो जाएगा 0.05 तर होल स्क्वायर इंटू एच इजिकल टू आ जाएगा 66। तो इसको कटेंगे तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इसका बाद इधर आ जाएगा, आप देख सकते हैं कि 0.05 तर होल स्क्वायर इंटू एच इजिकल टू हो जाएगा 21। तो इसको अगर आप लोग टोटल करते हैं तो एच इजिकल टू आ जाएगा 8400 सेंटीमीटर आ जाएगा। ओके, लेंथ अगर 8400 सेंटीमीटर हो जाएगा तो इसमें आपको बोला है लेंथ निकलना पड़ेगा वायर का मीटर में निकलना पड़ेगा। तो इतना सेंटीमीटर को अगर मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से आपको डिवाइड करना पड़ेगा, तो क्या आ जाएगा 84 मीटर आ जाएगा, लेंथ हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 98 आप देख सकते हैं, इसमें आपको पूछे जा रहा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस रिक्वायर्स अबंडेंट कूलेंट। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोसेस में पर्याप्त मात्रा में कूलेंट का ज़रूरत होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टैपिंग में, क्योंकि आप लोग जानते हैं टैपिंग करते टाइम हम लोग जब टैप को घुमाते हैं, जब थ्रेड करते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर भी होता है और फोर्स भी ज़्यादा लगता है। तो इसमें क्या होता है, हम लोग को कूलेंट पर्याप्त यूज़ करना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 99, द पॉइंट एंगल ऑफ सेंटर पंच इज। सेंटर ड्रिलिंग करने से पहले जो पंच हम लोग कर लेते हैं सेंटर ड्रिल को पोजीशनिंग देने के लिए, गुड सीटिंग देने के लिए, तो उस पंच को सेंटर पंच कहते हैं जिसका एंगल होता है 90 डिग्री। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड लास्ट क्वेश्चन टेक्निकल पार्ट का। तो आज कंप्लीट हो जाएगा 2019 का जो पेपर आया था NFL का पेपर, तो उसका क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो इस टाइप का क्वेश्चन मैं अभी आप लोग को सॉल्व करके दिया हूँ, जो NPT अमेरिकन नेशनल पाइप थ्रेड है जिसका एंगल 60 डिग्री है। तो इसमें आप लोग को जब भी देगा तो टैप का साइज आप देख सकते हैं दे दिया है 1/4 डी हो गया, इसका बाद 7/8 से मल्टीपल करना पड़ेगा, माइनस 1/64 इंच करना पड़ेगा। तो इसका बाद आप लोग अगर करते तो आ जाएगा इधर 32/7 आ जाएगा माइनस 1/64। तो एलसीएम आप लोग को क्या हो जाएगा, एलसीएम करेंगे तो 64 हो जाएगा। तो इसका बाद आप लोग को 14 आ जाएगा माइनस 1 आ जाएगा, तो 13/64 इंच हो जाएगा टैप ड्रिल साइज, या आप लोग को जो ड्रिल बिट बोला है वो हो जाएगा। ओके, तो 13/64 राइट आंसर आ गया है। तो 2019 में आया हुआ अटेंडेंट ग्रेड 1 फीटर पोस्ट का पेपर मैं आज कंप्लीट कर दिया हूँ। इसका बाद मैं स्टार्ट करूँगा 2021 में जो पेपर आया है फीटर पोस्ट में उसका पेपर, तो नेक्स्ट क्लास में अपलोड करूँगा। तो ऐसे आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं तो हमको अच्छा लगता है, और आप लोग अगर सही में पूरा वीडियो देखिए तो आप लोग को बहुत कुछ नया नया क्वेश्चन देखने को मिला है, और आप लोग को भी समझ में आ गया कि पेपर कितना डिफिकल्ट था। तो एक भी क्वेश्चन आप लोगों का मैट्रिक से पूछा नहीं गया था, सभी इनसे आप लोग को कैलकुलेशन दिया था। आज का वीडियो अगर आप सभी के लिए हेल्पफुल हुआ है और मेरा किया हुआ डिस्कशन अगर आप लोग को अच्छा लगे है, एक्चुअली मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है कि मेरा हिंदी उतना अच्छा नहीं होता, तो आप लोग को प्रॉब्लम होता समझने में। तो जो स्टूडेंट कोशिश करते हैं समझने का, तो वो सभी स्टूडेंट को तो समझ में आ जाता है, और बहुत सारा स्टूडेंट सपोर्ट भी करते हैं, और ऐसे सपोर्ट करते रहना। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, टाटा बाय बाय।